हेलो बच्चों, वेलकम टू शांति कुलम। तो आज का अपना टॉपिक है जिस पे अपन पढ़ेंगे वो है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के बाद और डी ब्रोगली के सिद्धांत के बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, श्रोडिंगर। श्रोडिंगर आए थे श्रोडिंगर। इन्होंने एटम का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल दिया था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। अब क्योंकि बोर ने बताया था कि बोर ने परिकल्पना जो भी दी थी वो दी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल है, तो पार्टिकल एक सरल पथ में गति करता है, सीधे लाइन में गति करता है। उसके बाद में जो रिसर्च हुई उसमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन है जो तरंग की तरह व्यवहार करता है। तरंग अपन जानते, तरंग किस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है। तो जो बोर ने बताया था कि भाई केंद्र के चारों ओर सरल पथ में गति करता, तो वो नहीं करेगा। तो श्रोडिंगर ने क्या किया, एक इक्वेशन दी जिसको वेव इक्वेशन बोलते हैं, d2 अपॉन dx² प्लस d2 dy² प्लस d2 dz² प्लस 8 पाई² m अपॉन h² e माइनस v j इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी थी श्रोडिंगर ने। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद j² का मान मिला था, j² का। तो j² का मान क्या दिखाता है, j² का मान दिखाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा सकता है उसकी संभावना को दर्शाता है j²। तो अपने को इक्वेशन सोल्व नहीं करनी, ये बहुत टिपिकल इक्वेशन है। ये यदि आप बीएससी केमिस्ट्री में करोगे या बीएससी एमएससी केमिस्ट्री में करोगे वहां आएगा, वहां आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ अपने को करने की जरूरत नहीं और इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। एक जनरल नॉलेज के लिए भाई ये श्रोडिंगर ने दी थी वेव इक्वेशन। इस वेव इक्वेशन से ही वेव इक्वेशन 3 डायमेंशनल दिखाता है, एक्स वाई और जेड। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तीनों डायरेक्शन के अंदर श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन दिखाती है। तो इससे ही अपने को मिला था तीनों क्वांटम संख्या, पहली दूसरी और तीसरी तीनों क्वांटम संख्या इसी से मिली थी, लेकिन जो आखिरी वाली है वो इससे नहीं मिली थी। 3 क्वांटम संख्या इससे मिली थी। तो यहाँ जो एक्स वाई जेड है ये तो तीनों डायमेंशन है। h² है वो प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट। जाई है, जाई को बोलते हैं तरंग फलन, तरंग फलन। ई जो है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। वी जो है काइनेटिक एनर्जी। तो ये थी वेव इक्वेशन। इससे अपने को क्वांटम नंबर मिले थे, 3 क्वांटम नंबर, और उसी का आज अपन अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं क्वांटम नंबर की ओर। जो क्वांटम नंबर है या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो बिल्कुल नया है। पिछले वाले मॉडलों से इसको कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी ने पिछले मॉडल नहीं पढ़े तो भी उनको ये समझ में आ जाएगा, और पढ़े हुए हैं तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। इसमें पिछले मॉडलों से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा होता है स्पाइन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एजीमुथल को करते हैं स्मॉल एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से, और स्पाइन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको हिंदी में बोलें तो प्रमुख क्वांटम संख्या, प्रमुख क्वांटम संख्या। जितने भी सारे क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर मिलके अपने को एटम के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बताता है। इलेक्ट्रॉन का जैसे क्लाउड है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कहां पे ज्यादा है? सबसे ज्यादा जो संभावना होती है वो कक्षक होती है। कक्षक में उसको कक्षक बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ऑर्बिटल। यहाँ पे जाई स्कोर का मान सबसे ज्यादा होता है। जहां जाई स्कोर का मान सबसे ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना, सब पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। उस स्थान को बोलते हैं कक्षक। ठीक है, तो पहले क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रमुख क्वांटम संख्या। तो नोट डाल के लिखे इसके बारे में, हमेशा नोटबुक पास में रखें। जैसे अपन समझाते जाएं उसके पीछे पीछे आप नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि लेक्चर लंबा होता है तो अपन पीछे वाली चीजें भूल जाते हैं। वापस रिवीजन करने के लिए अपन को वीडियो को वापस चलाना पड़ता है, तो नोट बनाते जाएं साथ साथ में। तो इसका पहला पॉइंट लिखे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, कैपिटल नहीं सॉरी स्मॉल एन से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एन। सेकंड पॉइंट लिखे, इसकी खोज किसने की थी? नील बोर ने की थी, नील बोर ने की। थर्ड पॉइंट डालें, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किसके बारे में बताता है? ये अपने कोष के बारे में बताता है। कोष बोल दो, कक्षा बोल दो, या ऊर्जा स्तर बोल दो। अब अपन एटम के बारे में पढ़ेंगे, तो एटम का सबसे बाहरी भाग होता है कक्षा या कोष। ठीक है, इसके अंदर होगी उपकक्षा, उपकक्षा या उपकोष। इसके अंदर होंगे कक्षक। तो ये तीन पार्ट होंगे, सबसे बाहर का भाग कोष, उसके बाद में उपकोष, उसके बाद में कक्षक। तो जो अपनी ये संख्या है n, ये अपने को कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर के बारे में बताते हैं, या शेल बोल दो इंग्लिश में, शेल के बारे में बताएंगे अपने को। ठीक है, इसका मान 1 से शुरू होके, इसका मान 1 से शुरू होकर इनफिनिट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको के एल एम एन ओ पी भी बोलते हैं इन कोषों को। इन कोषों को नाम या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 देंगे,
या KLMNOP। ये बोर मॉडल में अपने पढ़ा था, क्योंकि ये प्रमुख क्वांटम नंबर बोर नहीं दिए थे, तो ये बोर वाला वही n है जिसको अपन ने त्रिज्या निकालने के अंदर और कोस की एनर्जी निकालने के अंदर यूज किया था। तो इसका मान 0 नहीं होता, शून्य नहीं होता, ये 1 से शुरू होकर इंफिनिट तक चलती है, इसका मान शून्य नहीं होता, इसका मान शून्य नहीं होता, 0 नहीं होता। अब जो n है, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे कोई भी कोष है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होगी, 2n स्क्वायर होगी। अब मैं n का मान 1 रखूं तो एक कोष में कितना होगा, n इंटू 1 तो 2 होगी। अब 2 रखूं तो इसमें 8 हो सकते हैं, ठीक है। 3 रखूं 18 हो सकते हैं, 4 रखूं 32 हो सकते हैं, 5 रखूं तो इसमें 50 हो सकते हैं, 6 रखूं 72 हो सकते हैं, 7 रखूं 49 इंटू 2 98 हो सकते हैं। तो जो n के मान से अपन कोस में अधिकतम, मैं कोस की बात कर रहा हूं, ऑर्बिटल की नहीं कर रहा हूं, कक्षक की बात नहीं कर रहा हूं, कोस की कर रहा हूं। कोस के अंदर उपकोष होते हैं, उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं। तो कोस के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर से दे सकते हैं। n का मान 1 2 3 4 5 से लगाकर इनफिनिट तक हो सकता है। तो इस कोष के अंदर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 2 नंबर कोष के अंदर 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 नंबर के अंदर 18 से ज्यादा नहीं हो सकते, 4 के अंदर 32 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कोष में 2n स्क्वायर से अपन दे सकते हैं। इस क्वांटम संख्या से अपन परमाणु का आकार ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वांटम संख्या से परमाणु का आकार या त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे अपन त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर में त्रिज्या का मान निकाला था 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। n यहाँ पे है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, z है परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो इससे अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं और इससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपन परमाणु के कोष की ऊर्जा निकाल सकते हैं, ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो एनर्जी बराबर क्या होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इससे अपन कोष की ऊर्जा निकाल सकते हैं। ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, त्रिज्या आ गई है एंगस्ट्रॉम के अंदर। अब जैसे जैसे अपन केंद्रक से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा। तो ऊर्जा स्तर कैसा होगा, K का सबसे कम, L का उससे ज्यादा, M का उससे ज्यादा, N का उससे ज्यादा। इस तरह से जैसे जैसे अपन केंद्र से दूर चले जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा। अपन ने ऊर्जा का मान निकाला था, पहले कोष की ऊर्जा आई थी 13.6, फिर आई माइनस में, फिर आई थी 3.4, फिर आई थी 1.5। तो जैसे जैसे माइनस में मान कम होता जाएगा ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के प्रमुख बिंदु हो गए। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैंने साफ नहीं किया है, वीडियो पॉज करके। सेकंड आती है दिगंशी
क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसके बारे में पॉइंट लिख लेते हैं अपन टू द पॉइंट। पहला ही पॉइंट है इसमें, इसकी खोज की थी समरफील्ड ने। समरफील्ड एक वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से। ये अपने को किसके बारे में जानकारी देती है? ये अपने को उपकोष के बारे में जानकारी देती है। उपकोष, उपकोष के बारे में जानकारी देती है। जैसे अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कोस का पता चल गया कि भाई कोस 1 है, अब उसके अंदर उपकोष कितने होंगे वो अपने को जानकारी देगी डिगेंसी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या या स्मॉल एल अपने को ये बताएगा कि इसके अंदर उपकोष कितने हैं। ठीक है, एल का मान 0 से शुरू होके n-1 तक जाएगा। सपोज कीजिए मेरे पास n का मान था 3, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान 3 था, तो l का मान 0, 1, 2 होगा, 3 नहीं होगा, n-1। तो l का मान कितना होगा? 0 होगा, 0 से शुरू होगी, 0, 1, 2, तो ये उपकोष हो गए। कोस का मान तो कोस की संख्या तो 1, 2, 3, 4 होगी, उसके अंदर उपकोष होंगे 0, 1, 2। तो ये अपने को उपकोष के बारे में बताती है। उपकोष के बारे में मतलब उपकोष का नाम देंगे हम S, P, D, F, G, ऐसा आगे चलता जाएगा, लेकिन अपने को G तक अभी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं मिला जिसका G में आता हो। तो 0 होगा वो तो S को डिनोट करेगा, 1 होगा वो P, 2 होगा वो D, 3 होगा वो F, 4 होगा वो G। ये उपकोष के बारे में बताएगी L। L नंबर है वो अपने उपकोष के बारे में बताएगा S, P, D, F, G। समझ में आ रहा है? ठीक है, उपकोष के अंदर अधिकतम, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2l + 1। तो 2l + 1 से अपन इन उपकोषों के अंदर अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं। अब सपोज कीजिए P के लिए मेरे पास L का मान कितना है? 1 है। एक बार अपन एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मेरे पास L का मान है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसमें कोष कौन से होंगे? उपकोष कौन से होंगे? उपकोष हो गए S, P, D, F। अब इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो अपन लिखेंगे 2l + 1, 2l + 1। अब 0, L का मान 0 रखूं मैं यहां, तो ये मल्टीप्लाई होगा 0, 0 + 1, 1। तो S के अंदर अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। P का मान 1 रखूंगा मैं यहां, 1 रखता हूं, तो 2, एकम 2 + 1, 3, 3 दूनी 6। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। D का मान 2 रखूं, L का मान 2 रखूं, तो इसमें आएंगे 10। L का मान 3 रखूं, आएंगे 14। तो अपन ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर से दी थी, मतलब कोष के अंदर ये हो सकती है, लेकिन उपकोष के अंदर
इंटू 2l+1 से देंगे और ये अपने को उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएगी। s के अंदर अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, p के अंदर 6 आ सकते हैं, d के अंदर l इक्वल टू 0 हाँ ठीक है, सॉरी s के अंदर 2 होगा, ये 0 रखूंगा, 2 से मल्टीपल होगा, 2 + 1 1 इंटू 2 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 6 10 14, तो जो L है या दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या, ये अपने को उपकोष के बारे में बताती है, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में बताती है। थर्ड थिंग ये अपने को बताती है उपकोष की आकृति के बारे में, उपकोष की आकृति के बारे में। तो S की आकृति ये क्या बताती है, S की आकृति है स्फेरिकल, S जो है राउंड शेप का, बॉल टाइप का है। ये मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। P होता है, वो होता है डंबल शेप, D जो होता है, D जो होगा द्विडंबल शेप का होता है, तो इसमें द्विडंबल शेप में कितने फलक कितने देखिए, 1 2 3 4, इसमें 4 फलक होते हैं डंबल के, और जो F होता है उसके अंदर 8 फलक होते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जटिल होती है। तो ये 2 डायमेंशन में X और Y के अंदर होता है, ये जो होता है 3 डायमेंशन के अंदर होता है। तो ये अपने को जो L है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, ये उपकोष में आकृति के बारे में भी बताती है। अपन एग्जांपल कर देते हैं। एग्जांपल है n बराबर 4 के लिए कोस व उपकोष ज्ञात कीजिए। तो n बराबर 4 के लिए उपकोष तो हो गए आपके 1 2 3 4, 4 कोष हो गए, क्योंकि n बराबर 1 2 3 के लिए, तो 4 कोषों के नाम क्या हो गए, 4 कोषों के नाम हो जाएंगे K L M N। ठीक है, अब L क्या होगा, L होगा 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3, 0 का अपन लिखते हैं S P D F। तो ये होंगे उपकोष S P D F, S P D F। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा अपना और इजी वे में समझते हैं। जैसे मैं यहां n के मान ले लेता हूं, यहां मैं ले लेता हूं L का, ठीक है। n का मान मैंने लिया 1, तो L का मान क्या होगा 0। 0 रिप्रेजेंट किसको करेगा, S। तो उपकोष कौन से होंगे, S उपकोष होगा, ठीक है। S उपकोष में अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2l+1, तो ये हो जाएगी 2। अब मैं यदि n का मान 2 लूं, या ये K मान लो, ये L मान लो, ये M मान लो, ये N मान लो, 2 लूं, तो L का मान क्या होगा, L का मान होगा 0 1। L का मान 0 से लगाकर n-1 तक चलता है, 0 से लगाकर n-1, तो 0 और 1, 0 में हो गया S, तो अपन 2s
और ए का मान p, तो 2p। ठीक है, अब मैं m का मान निकालूं, m का होगा 3, तो ये होगा 0 1 2, तो ये होगा 3s 3p 3d। SPD। अब मैं n का मान निकालूं, n का मान आएगा 4, तो आएगा ये 0 1 2 3, तो 4s 4p 4d 4f। अब अपन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2l + 1 का मान रख के निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। थर्ड अपने पास आती है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसका जो प्रभाव होता है उसको दिखाती है। तो इसकी खोज की थी वैज्ञानिक लैंडी ने। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपनों को इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों के बारे में बताती है, कक्षकों या ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं। ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं, इसका मान -l से शुरू होके +l तक जाता है। सपोज कीजिए मैं l का मान n का मान 1 दूं, तो l का मान कितना होगा? l का मान होगा 0। तो अब m का मान क्या होगा? m का मान भी 0 होगा। यदि मैं n का मान 2 दूं तो l का मान होगा 0 और 1, तो m का मान 0 फर्स्ट के लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए -1 0 और +1 हो जाएगा। -1 0 और +1 हो जाएगा। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कैसे क्या होगा। सपोज कीजिए मैंने n का मान लिया, n का मान 0 कभी नहीं हो सकता, n का मान 1 से शुरू होगा, 1 लिया, l का मान होगा 0, m का मान होगा 0। ठीक है, समझ में आ गया? 0 का मतलब s में m का मान 0 का मतलब एक कक्षक होगा, एक कक्षक, सिंगल कक्षक, ये एक ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, अब n का मान मैं 2 लूं तो l का मान 0 1 होगा। ठीक है, तो m का मान होगा -1 0 और +1। तो इसमें कितने ऑर्बिट हो गए? एक ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल हो गए। जीरो का मतलब s और p, तो एक तो इसमें s हो गया, मैं अलग अलग कर लेता हूं। एक तो 2 है, तो इसमें एक होगा 0, एक होगा 1। 0 के लिए m 1 होगा, तो ये एक ऑर्बिट हो गया। 1 के लिए m होगा -1 0 +1, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3।
अब ये एक है तो इसको क्या बोलेंगे, p, ये हो गया 3p, ये हो गया 1s, 1s, ये 2s, ये 2p, ठीक है। इसी तरह मैं लूं n का मान 3 लूं तो एक तो होगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। 0 के लिए m का मान होगा 1, a के लिए होगा -1, 0 +1, 2 के लिए होगा -2, -1, 0 +1 +2। 3 के लिए क्या होगा, -3, -2, -1, 0 +1 +2 और +3। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया एक ऑर्बिटल, ये कितना हो गया 1 2 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, 2 3 4 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, ठीक है। ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल हो गए। तो ये क्या हो जाएगा 3s, 3s, 3p, 3d, 3f। इस तरह अपने को जो m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो अपने को कक्षक के बारे में जानकारी दिलाती है, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देती है। तो ये अपने को कंफ्यूज नहीं होना, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद में आती है स्पाइनल क्वांटम नंबर, 4 नंबर है स्पाइनल क्वांटम नंबर। वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन समझाते समझाते बहुत लॉन्ग हो जाता है, मजबूरी है, समझा करो। स्पाइनल क्वांटम नंबर का मान, इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान या तो +1/2 होगा या -1/2 होगा। +1/2 को अपन क्लॉकवाइज मान लेते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन को दर्शाता है, तो माइनस वाला एंटी क्लॉकवाइज को दर्शाएगा। बस यही है, यदि माइनस को क्लॉकवाइज मानोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एक कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये +1 और -1 को दर्शाता है, ठीक है। बाकी सभी क्वांटम संख्या क्वांटम नंबर के मान एक दूसरे क्वांटम नंबर पे डिपेंड था, लेकिन s का मान किसी पे डिपेंड नहीं है। s का मान या तो +1 होगा, +½ होगा, या -½ होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक कक्षक के अंदर हमेशा 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, कभी भी 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, 1 या 2 आएंगे। 2 आएंगे तो एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसके गुणन को नेग्लेक्ट कर देंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज। तो एक का मान -1/2 होगा, एक का +1/2 होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो स्पाइनल नंबर अपने को ज्यादा जानकारी नहीं देती है, सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही बताती है। तो अपन क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, कक्षक है, कक्षकों के बारे में पता लगा सकते हैं और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के नंबर के बारे में पता लगा सकते हैं।